प्रधानमंत्री तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना से भाजपा के लोकसभा अभियान की करेंगे शुरुआत। तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल के पथानामथिट्टा में जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो करने का भी है कार्यक्रम। निर्वाचन आयोग के दो नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने संभाला कार्यभार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा बैठक आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में होंगी शामिल। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर धार्मिक संवाद स्थापित करना। भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। राजघाट पर बापू को श्रद्धासुमन भी करेंगे अर्पित। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी से उपभोक्ताओं में खुशी की लहर। नई दर आज सुबह 6 बजे से लागू। राजस्थान सरकार ने वैट में 2% की कटौती का ऐलान किया। रूस में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। व्लादिमीर पुतिन को 5वीं बार सत्ता में वापस लौटने की उम्मीद। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल्स में लक्ष्य सेन के सामने मलेशिया के ली जी जिया की होगी चुनौती। लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर्स में विश्व नंबर 3 डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को दी मात। महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। विजेता टीम का दिल्ली कैपिटल्स से रविवार को होगा खिताबी मुकाबला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना से भाजपा के लोकसभा अभियान की शुरुआत करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाएंगे। यहां कन्याकुमारी में पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री का केरल के पथानामथिट्टा में भी एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। शाम को प्रधानमंत्री तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो करेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने भाजपा के लिए 370 सीट्स का टारगेट तय किया है। ऐसे में भाजपा का उत्तर के अलावा दक्षिण के राज्यों पर भी खासा फोकस है। निर्वाचन आयोग के 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने आज कार्यभार संभाल लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पदभार संभालने पर उनका स्वागत किया। दरअसल अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने और 8 मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में से ये 2 पद खाली हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन पैनल ने बीते दिनों दोनों चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया। आयोग आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक भी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगी। वो हैदराबाद में कान्हा शांतिवनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगी। संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित किए जा रहे 4 दिनों के आध्यात्मिकता शिखर सम्मेलन का विषय विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति रखा गया है। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्धार्मिक संवाद स्थापित करना और सभी उम्र के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने में सहायता प्रदान करना है। भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। इसके बाद भूटान पीएम राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इससे पहले कल शेरिंग टोब्गे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनका अपने आवास पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया।
भूटान के प्रधानमंत्री भारत की 5 दिनों की यात्रा पर हैं। कार्यभार संभालने के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा है। केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला आज राजकोट में सागर परिक्रमा पर पुस्तक और वीडियो का विमोचन करेंगे। सागर परिक्रमा का उद्देश्य मछुआरों के दरवाजे तक पहुंचना, उनकी शिकायतों का समाधान करना है। पुस्तक में 7 अध्याय हैं, जिसमें सागर परिक्रमा की उत्पत्ति, पश्चिमी तट, पूर्वी तट की यात्रा का अवलोकन और विस्तृत कवरेज और मुख्य यात्रा शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण की कई महत्वाकांक्षी परियोजना राप्ती नगर विस्तार और स्पोर्ट्स सिटी की आधारशिला रखेंगे। आज दोपहर में मानबेला में सीएम लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बदलते और विकसित होते गोरखपुर में आवासीय जरूरतों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इन जरूरतों को पूरा करने के लिए जीडीए ने राप्ती नगर विस्तार और स्पोर्ट्स सिटी नाम की टाउनशिप की परियोजनाएं तैयार की हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आज मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 4 मंजिला फार्मेसी बिल्डिंग का भी शिलान्यास करेंगे। आसाम में टीएमसी ने इंडी गठबंधन को अब तगड़ा झटका दिया है। पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर टीएमसी ने अकेले लड़ने की घोषणा की है और अब टीएमसी ने कल असम की 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। पार्टी ने कोकराझार से गौरी शंकर सरानिया, बारपेटा से अबुल कलाम आजाद, लखीमपुर से घाना कांता चुटिया और सिलचर से राधाश्याम विश्वास को टिकट दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नवनिर्मित नौसेना भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज नागपुर में शुरू हुई। दीप प्रज्वलन के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बैठक की शुरुआत की। बता दें कि हर 3 साल में होने वाली इस बैठक में इस बार 6 साल में हो रही है। कोरोना की वजह से बीच में इसे टाल दिया गया था। जानकारी के मुताबिक बैठक में संगठन के प्रचार प्रसार की योजना पर चर्चा के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बातचीत की जाएगी। 17 मार्च तक चलने वाली इस बैठक में आरएसएस की दूरगामी योजनाओं पर मंथन भी होगा। नागपुर के रेशमबाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर परिसर में आयोजित इस बैठक में संघ के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 36 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। संघ शताब्दी तो अगले 2025 के विजयादशमी से 2026 विजयादशमी तक होगी। इसलिए अगली विजयादशमी के पहले संघ का विस्तार अधिकाधिक व्यापक हो, कार्य का दृढ़ीकरण हो, इस पर सबका बल रहेगा। जो पंच परिवर्तन है, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण रक्षा, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य पालन और स्वदेशी का आग्रह, स्व का प्रगटीकरण समाज जीवन के हर क्षेत्र में हो, इन 5 विषयों को लेकर स्वयंसेवक सक्रिय होंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर सार्वजनिक नहीं करने के मामले में भारतीय स्टेट बैंक को अब नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर सवाल उठाया कि स्टेट बैंक ने जो आंकड़े चुनाव आयोग को दिए हैं उसमें बॉन्ड नंबर्स का उल्लेख नहीं है, जबकि इसका साफ आदेश था। मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। और सुप्रीम कोर्ट आज मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने के नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। एनजीओ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एनजीओ एडीआर की मांग है कि नए कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की वैधता को स्थगित किया जाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति ने पूर्व आईएएस अधिकारियों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है।
इस नई चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्षी दल के नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विपरीत धर्म को जोड़ों के लिए लिव इन रिलेशनशिप को अवैध करार दिया है। न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल ने अंतर धार्मिक जोड़े द्वारा दायर की गई पुलिस सुरक्षा मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि यूपी धर्मांतरण निषेध कानून शादियों के साथ लिव इन रिलेशनशिप पर भी लागू होता है। कानूनी प्रक्रिया के तहत धर्म परिवर्तन कराकर विपरीत धर्म के जोड़े साथ रह सकते हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी का पंजीकरण कराकर साथ रह रहे थे। यूनेस्को के विश्व हेरिटेज सेंटर द्वारा भारत की अस्थायी सूची में 6 संपत्तियां जोड़ी गई हैं। ये 6 विरासत संपत्तियां मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इसके लिए विरासत संपत्तियों के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। ये संपत्तियां हैं ग्वालियर किला मध्य प्रदेश, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा बुरहानपुर और रामनगर मंडला का गोड स्मारक। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि यूनेस्को के विश्व हेरिटेज सेंटर द्वारा भारत की अस्थायी सूची में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध मध्य प्रदेश की 6 संपत्तियों को जोड़ा जाना हमारे लिए गर्व और सम्मान का विषय है। प्रदेशवासियों को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई परिषद बैठक में फिल्म नीति 2024 को मंजूरी मिल गई है। फिल्म नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी से फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। कम से कम 20 दिनों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में करने वाले फिल्म निर्माताओं को ही सब्सिडी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर अधिकतम सब्सिडी 1.25 करोड़ रुपए रखी गई है। सब्सिडी पाने के लिए फिल्म निर्माण की न्यूनतम लागत 10 करोड़ रुपए और कम से कम 25 स्क्रीन्स में इस फिल्म का प्रदर्शन होना जरूरी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में 6 स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए साइन अप किया गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में 10 अटल टिंकरिंग लैब शुरू करने की घोषणा की। 24 घंटे से भी कम समय में 6 स्कूलों ने पहले से ही इसके लिए साइन अप कर लिया। अगले 5 सालों में तिरुवनंतपुर में कोई भी पंचायत अटल टिंकरिंग लैब के बिना नहीं छूटेगी। अटल टिंकरिंग लैब तिरुवनंतपुर में स्कूली छात्रों को इनोवेशन के लिए और प्रेरित करेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं समाचार। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी और डीजल से चलने वाले 58 लाख भारी वाहनों, 6 करोड़ कारों और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 104 रुपये 21 पैसे, कोलकाता में 103 रुपये 94 पैसे और चेन्नई में 100 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल अब दिल्ली में 87 रुपये 72 पैसे, मुंबई में 92 रुपये 15 पैसे, कोलकाता में 90 रुपये 76 पैसे और चेन्नई में 92 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से देशवासियों के हित के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता झलकती है। छतरपुर में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आने से लोगों में खुशी की लहर है। रुपया घट गए, हम ने तो 10-10 पैसा कमावे वाले हैं, हम लोगों ने तो बढ़िया है। मोदी सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं हम लोग। बहुत खुशी की बात है, मोदी सरकार में ये काफ़ी राहत मिलती रहती है सभी को। भाई इसमें क्या है कि घर परिवार वालों को भी काफ़ी राहत है, ट्रांसपोर्ट वालों को भी काफ़ी राहत है ना। भाई भविष्य में मोदी सरकार से इसी तरीके से बहुत सुविधाएं मिलती रहती हैं जिसमें पब्लिक को काफ़ी राहत मिलती रहती है। तो कल ही रेट कम हुई है 2 रुपये, जिससे लोगों में काफ़ी उत्साह है और देखा जाएगा, देखिए लाइन लगना चालू हो गई है।
और मुंबई में भी लोगों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी पर खुशी जताई। मोदी सरकार में जो हुआ है अभी 2 रुपये पेट्रोल का भाव बहुत अच्छा हुआ है और मोदी है तो मुमकिन है और सब अच्छा होते जाएगा। मेरा तो रोज का आना जाना होता है, इसलिए बजट में फर्क पड़ता है मुझे। हर दिन मुझे जैसे एक दिन के बाद भरना ही पड़ता है। सरकार के इस फैसले से लोग खुश हैं कि उनके दैनिक जीवन में थोड़ी सुविधा मिलेगी। ऐसे में लखनऊ के लोगों ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आने पर खुशी जताई और सरकार का आभार व्यक्त किया है। बहुत अच्छा कदम है सरकार का ये, और इससे जो हम लोग ज़्यादा महंगा पेट्रोल लेते थे उसमें बहुत कमी आई है। अब लोग ज़्यादा इसको कंज्यूम कर सकेंगे। सुन के अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। बाजार पे प्रभाव मुझे लगता है ये पड़ेगा कि लोग ज़्यादा इसको ले सकेंगे अच्छा से और उसको कंज्यूम करने में दिक्कत नहीं होगी लोगों को। डेली भराने वालों के लिए बहुत अच्छा है, फायदा हुआ। मैंने 2500 का भराया अभी से 1 रुपया 2 रुपये, ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बड़ी खुशी की बात है, मगर रेट के लिए ध्यान है, मोदी जी की योजना को ध्यान देना चाहिए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अभी हमने 25 लीटर तेल लिया तो 50 रुपये फायदा तुरंत हो गया, तो हम महीने में तो अच्छा खासा फायदा हो लोगों को। भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर 2 रुपए की कमी दर्ज की है। उसका फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा है, इसका फायदा बाजार को भी मिलेगा। जिन लोगों से हमारी बात हुई उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की है कि उनकी जेब पर जो बोझ था वो थोड़ा सा कम होगा और गाड़ी चलाना आसान होगा। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। रायपुर में भी उपभोक्ताओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने लोगों से ये बातचीत की। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल 2 रुपए कम हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पेट्रोल टंकी पे। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करने के फैसले के बाद लोगों में काफी उत्साह देखा जा सकता है। बढ़िया है, जनता को फायदा होगा उसमें। क्या बोलते हैं, जो पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट तो डेली की होती है, और क्या बोलते हैं यदि उससे कम होता है प्राइसिंग तो ऑब्वियसली कि खर्चे कम होंगे लोगों के जेब के। बहुत कुछ फायदा है इसमें। क्या आदमी सोचते हैं कि हम 2 पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ बच रहा है और क्या। मोदी सरकार जी ने जो किया है 2 रुपये पेट्रोल अपना डीजल सस्ता करके, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। खेती किसानी में है सर कि जैसे किसान है, किसान डीजल से खेती करता है तो 2 रुपये अगर उसको सस्ता पड़ेगा तो उसको लागत भी कम आएगी, तो इससे आम जनता को भी मतलब जो है फायदा मिलेगा। बहुत अच्छा चीज़ है सर कि इसे कम करके जो फायदा है गरीबों लोग का भी, जो डेली अप डाउन कर रहे हैं उसके लिए भी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर, आपको याद होगा, बैन लगा दिया था। 31 जनवरी 2024 को ये निर्देश दिया गया था। पहले बैंक ने इसकी डेडलाइन 29 फरवरी रखी थी, इससे बढ़ा करके 15 मार्च कर दिया गया था। अब ये डेडलाइन आज ही है और आरबीआई की सख्ती के बाद पेटीएम के कस्टमर्स कंफ्यूज हैं। इसीलिए हम आपके लिए जानकारी लेकर के आ रहे हैं कि अब पेटीएम को लेकर के क्या कुछ है। दरअसल कई सारे लोगों को लग रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स पर बैन लगने से पेटीएम ऐप बंद हो जाएगा, पेटीएम मनी, वॉलेट आदि का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के भी कई सवाल हैं और ये स्क्रीन्स पर हम लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं। ये बैन दरअसल पेटीएम बैंक पर है और ये बैन पेटीएम ऐप पर नहीं है। एनपीसीआई ने पेटीएम को थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर मान्यता दी है। 4 बैंकों के साथ पेटीएम का करार हो चुका है। पेटीएम की यूपीआई सेवा पहले की तरह जारी रहेगी और एस बैंक के जरिए रूट होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप पहले से ही सभी बिल पेमेंट्स और रिचार्ज के लिए पेटीएम ऐप का उपयोग कर सकते हैं। पेटीएम ऐप की जरिए आप जैसे मूवी टिकट बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग करा रहे थे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है कि 15 मार्च के बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट में पैसे नहीं डाल पाएंगे। आरबीआई के आदेश के अनुसार 15 मार्च यानी आज के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक और वॉलेट में कोई नया डिपॉजिट या फिर क्रेडिट नहीं हो पाएगा। आसान शब्दों में समझें तो अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक या वॉलेट में पैसे जमा करते थे तो अब आप यह नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वो पेटीएम बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा हो तो दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। हालांकि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट सर्विस का इस्तेमाल आज के बाद भी कर सकते हैं, यानी वॉलेट में अगर आपके पास पैसे हैं तो 15 मार्च यानी आज के बाद इसे आप खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीआई और आईएमपीएस के जरिए जो आसानी से पेमेंट कर रहे थे ऑनलाइन, वो भी जारी रहेगा। पेटीएम से पेमेंट करने के बाद यूजर्स को कैशबैक, रिफंड, रिवॉर्ड जैसी बेनिफिट्स जो मिल रहे थे वो मिलते रहेंगे। हाँ, आपको फास्टैग का फायदा नहीं मिलेगा। आज के बाद आप फास्टैग, जो पेटीएम का फास्टैग है, और टॉपअप नहीं कर सकते, न ही मौजूदा बैलेंस को दूसरे फास्टैग में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि आप किसी ऑथराइज्ड बैंक से नया फास्टैग आप खरीद लें और आपकी अगर सैलरी या फिर कोई दूसरी स्कीम के पैसे पेटीएम बैंक में आ रहे हैं तो ये लाभ आज के बाद आपको नहीं मिलेगा। इन सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आपको पेमेंट बैंक की जगह कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक
करना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश और दुनिया की कई सारी रेटिंग एजेंसीज ने भारत के विकास दर में अपने अनुमान को बदलाव लिया है और उसे बढ़ाया है। एजेंसी फिच रेटिंग्स ने साल 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर के 7% कर दिया है। फिच रेटिंग्स का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपना मजबूत विस्तार जारी रखेगी। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि जुलाई से दिसंबर तक भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती भी कर सकता है। फिच ने उम्मीद जताई कि 2024 के अंत तक भारत की खुदरा महंगाई दर धीरे धीरे घट करके 4% हो जाएगी। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में खासकर भारत की ग्रोथ मार्च 2024 को समाप्त होने वाले इस साल 7.8% रह सकती है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि केंद्रीय बैंक जुलाई से दिसंबर में रेपो रेट घटा सकता है। इस बीच चीन का अनुमान, जो पूर्वानुमान है 2024 का, उसको 4.6% से घटा करके 4.5% कर दिया था। आपको याद होगा कि मूडीज ने 2024 भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.1% से बढ़ा करके 6.8% कर दिया था। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से कुछ और बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय की शाखा डीजीएफटी लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता डीएचएल के साथ साझेदार में देश के 76 जिलों में एमएसएमई के लिए प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएं आयोजित करेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक बयान में कहा, इस अभ्यास का उद्देश्य ई कॉमर्स माध्यम से निर्यात बढ़ाने की बढ़ती क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए एमएसएमई को तैयार करना है। सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में गुणवत्तापूर्ण फिनटेक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार तक पहुंच बढ़ाने के लिए $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि गिफ्ट सिटी भारत की वित्तीय सेवाओं और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और गुजरात सरकार की एक पहल है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर फरवरी में घटकर 0.2% रह गई, जो इसके पहले के महीने में 0.27% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी महीने में ईंधन और विनिर्मित उत्पादों के मूल्य में आई कमी की वजह से WPI महंगाई कम रही है। हालांकि खाद्य महंगाई बढ़कर 6.95% पर है। कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के 9वें दौर और 8वें दौर के तहत नीलामी के तीसरे दिन एक कोयला खदान की नीलामी की गई। यह कोयला खदान आंशिक रूप से खोजी या अन्वेषण की गई कोकिंग कोल खदान है। इस कोयला खदान में कुल भूगर्भिक भंडार 200 मिलियन टन का है। अब तक कुल मिलाकर 4 कोकिंग कोल खदानों की नीलामी की गई है। जब इनमें संचालन बाकायदा शुरू हो जाएगा तो ये कोयला खदानें आगे चलकर आयातित कोकिंग कोल पर देश की निर्भरता कम कर देंगी। भारत की फिनटेक कंपनी पेटीएम पर अब यूपीआई सर्विस लगातार जारी रहेगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पेटीएम को थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर के लिए जरूरी लाइसेंस मिल गया है। पेटीएम के लिए एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI और यस बैंक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंक के रूप में काम करेंगे। मेटा के प्रबंध निदेशक संध्या देवनाथन का मानना है कि भारत में गेमिंग उद्योग देश को $8 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। कारोबार के रूप में गेमिंग वैश्विक स्तर पर मेटा के शीर्ष 3 कारोबारों में से एक है। नई यूनिकॉर्न कंपनियों से भारतीय अर्थव्यवस्था में $1 लाख करोड़ जुड़ने की संभावना है और ये कंपनियां 5 करोड़ नए रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएंगी। भारतीय उद्योग परिसंघ ने जारी एक अध्ययन में रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। यह रिपोर्ट मैकेंजी एंड कंपनी के सहयोग से तैयार की गई है। सिंगापुर का निवेश फंड GIC और उसके सहयोगी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में अपनी 49% हिस्सेदारी में से आधी हिस्सेदारी सिंट्रा को बेचेंगे। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने यह जानकारी दी। सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कंपनी NTPC ने चालू वित्त वर्ष में बिजली के उत्पादन का 400 अरब यूनिट के आंकड़े को पार कर लिया है। यह पिछले वर्ष में उत्पादित बिजली से अधिक है। विद्युत मंत्रालय ने बयान जारी कर जानकारी दी। लार्सन एंड टुब्रो के हाइड्रोकार्बन कारोबार को पश्चिम एशिया के ग्राहक से एक बड़ी तटवर्ती गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है। कंपनी ने कहा कि यह ऑर्डर बड़ा है, हालांकि L&T ने इस ऑर्डर के सटीक मूल्य का खुलासा नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के भविष्य को राष्ट्र के भविष्य के रूप में देखती है। केंद्र अपनी ओर से पूंजी से लेकर प्रतिभा तक विभिन्न मोर्चों पर उनके संसाधन को बेहतर बनाने के लिए बीते 10 सालों में हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी पहल इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रही है। MSME सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
ये सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में व्यापक योगदान देता है। बीते 10 वर्षों में एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए 5 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इनमें ऋण तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यापार करने में आसानी और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भावना शामिल है। एमएसएमई के बजट में 6 गुना से भी अधिक की वृद्धि की गई है। 26 से अधिक योजनाओं की शुरुआत की गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का बजट 2024-25 में 22,137.95 करोड़ हो गया है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के मुताबिक देश में दिसंबर 2023 तक पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या 3,16,05,581 थी। एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के मुताबिक देश में 4 दिसंबर 2023 तक पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की कुल संख्या 1,17,36,406 है। फरवरी 2024 तक 1.40 करोड़ से अधिक एमएसएमई का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। देश के उद्यमियों को आर्थिक तौर पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए केंद्र सरकार ने उनके लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है। ट्रस्ट 20 लाख रुपए तक के ऋण देने के लिए सूक्ष्म नैनो उद्यमों के लिए सहायता और अवसर प्रदान करने का काम कर रहा है। ऐसे ही एक और योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना से कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 30 दिसंबर 2023 तक पीएम विश्वकर्मा के तहत कुल 48.80 लाख नामांकन किए गए हैं। वहीं कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ पीएलआई योजना को भी मंजूरी दी गई है। मेड इन इंडिया खिलौने के निर्यात को और बढ़ाने के लिए भी सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए और भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मसलन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, श्री फंड, बुनियादी ढांचा एवं क्षमता निर्माण, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना यानी स्फूर्ति योजना, कौशल विकास योजना, SC/ST और पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने की योजना, ग्रामोद्योग विकास योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, जिसके तहत विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। कोविड के दौरान विशेष रूप से महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने में भी एमएसएमई सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि लचीली और समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का एमएसएमई सेक्टर यूं ही अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो को आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मेट्रो के बाहर और टिकट काउंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो से यात्रा करने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। बहुत एक्साइटेड है। अंडर वाटर है ये मेट्रो तो और एक्साइटेड है। देखते हैं अगर दिख पाए अंडर वाटर तो और एक्सपीरियंस का मजा आएगा। एक्साइटेड तो बहुत थे कि इतनी जल्दी उठना होगा, तो हमने सब पूरे रेडी करके कपड़े वपड़े सब रेडी करके रखे थे कि जल्दी आके फर्स्ट टिकट ले लेंगे तो फर्स्ट ट्रेन में जाएंगे। আপাতত অ্যারেঞ্জমেন্ট তো আমরা গেট দিয়ে ঢুকলাম, এখনো ভেতরে যাইনি। ভেতরের কি প্রভিশন আছে সেটা এখনো জানি না। ভেতরে ঢুকলে বুঝতে পারবো টোটাল প্রভিশনটা কি আছে। আশা করি ভালো হবে। मुंबई में बीएमसी ने 24 अप्रैल तक शहर भर में 5% पानी की कटौती की घोषणा की है। नागरिकों से पानी का संभल कर उपयोग करने का आग्रह किया गया है। ऐसे में लोगों को संभल कर पानी खर्च करने की सलाह भी दी गई है। इससे पहले बीएमसी ने शहर भर में पानी की आपूर्ति में 10% की कटौती करने की योजना की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने वाली मांग याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। आज सीए लागू किए जाने के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की याचिका को कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि 2019 में कानून बनने के बाद अब चुनाव से ठीक पहले इसे लागू किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव से पहले या बाद में लागू करना कोई मुद्दा ही नहीं है। नागरिकता से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता का कोई लोकल स्टैंड बनता ही नहीं है।
इस मामले पर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से कार्य किया गया है। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया है। आतंकवाद पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अब घर में घुसकर दुश्मन को मारता है। जनसभा से पहले अमित शाह ने अहमदाबाद के गुरुकुल रोड पर स्थित भिंड भंजन हनुमान जी मंदिर में पूजन और दर्शन किए। નરેન્દ્રભાઈના શાસનમાં 10 વર્ષની અંદર નરેન્દ્રભાઈએ દેશને સમૃદ્ધ કરવાનું કામ, નરેન્દ્રભાઈએ દેશની માતાઓ બહેનોને 33% રિઝર્વેશન આપી લોકસભા અને વિધાનસભામાં જવાનો રસ્તો પ્રશસ્ત, નરેન્દ્રભાઈએ ડિજિટલ ક્રાંતિ અને મેક ઇન ઇન્ડિયાથી દેશના યુવાઓને વિશ્વના યુવાનોની સામે ઉભા રહેવાનો એક મંચ આપ્યો। નરેન્દ્રભાઈએ દેશની વિદેશ નીતિથી દેશની કૂટનીતિનો પરચમ ધ્વજ સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી ઊંચાઈ સુધી લહેરાવવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈ। और मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में हर क्षेत्र में विकास को गति मिली है। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सरकार की योजनाओं का असर यहाँ पर स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री समाज के उत्थान और समाज के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर नजर आए हैं, चाहे वो स्वच्छता और स्वस्थ भारत अभियान की बात हो या फिर सबका साथ और सबका विकास उसको सार्थक करने की। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में गरीब, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने अपने परिवारजनों यानी जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया है। यही वजह है वो समाज के हित में जनहित के मुद्दे उठाने और जन सहयोग से उनका समाधान निकालने वाले समाज सुधारक भी हैं। सामाजिक क्षेत्र में आए अमूलचूल परिवर्तन सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का नतीजा ही है। पिछले 10 वर्षों में हुए बदलाव पर नजर डालें तो 2014 तक 1.8 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ था, जबकि 2024 तक 11.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। 2014 तक देश में केवल 37% ही हिस्सा ओडीएफ में था। सितंबर 2023 तक 75% से अधिक हिस्सा ओडीएफ के दायरे में आया। 2014 में कचरे का 15 से 16% ही वैज्ञानिक प्रसंस्करण हो पाता था। वर्तमान में 76% कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जाता है। वर्ष 2014 से DAY-NRLM के तहत 7.33 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल किया गया। जल संरक्षण के लिए दिसंबर 2023 तक 68,521 अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से करीब 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिला। इसके साथ ही समाज के उत्थान के लिए शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2014 और 15 की तुलना में 2021 और 22 में 26.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। महिला नामांकन 2014 और 15 की तुलना में 2021 और 22 में 32% की वृद्धि के साथ 2.07 करोड़ रहा। 2014 के 38,498 उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़कर अब 2023 में 43,796 हो गई है। 2014 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 हुआ करती थी, अब ये बढ़कर 2024 में 706 हो चुकी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से करीब 1.40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। 2014 में ITI की संख्या 10,119 से बढ़कर 2022 में 14,953 हुई। गरीब और वंचितों के लिए पेंशन और बीमा कवर योजना की शुरुआत की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों को मिला निशुल्क स्वास्थ्य लाभ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश को 10 नए एम्स भी मिले।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हाल ही में 16वीं किश्त जारी हुई थी। 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय व्योश्री योजना से 3,15,823 लाभार्थियों को 12,91,013 सहायक उपकरण वितरित हुए। नशा मुक्त भारत अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। 136 नए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना के साथ पुनर्वास सुविधाओं में